Good morning everyone. I Dr. Durga Tamsoy, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं यूजी सेम 3 पेपर 6 यूनिट 3 में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें मैं आज आप लोगों को रैंडम सैम्पलिंग के बारे में बताऊँगी। रैंडम सैम्पलिंग अर्थात यादृच्छ प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है जिसका निर्माण इस ढंग से किया जाता है कि जनसंख्या के प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की समान संभावना रहती है। रेबर महोदय ने रैंडम सैम्पलिंग की परिभाषा देते हुए कहा है कि यादृच्छ प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है जिसका निर्माण इस ढंग से किया जाता है कि जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य या वस्तुओं के प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की पूरी संभावना रहती है और जिस प्रक्रिया के द्वारा कार्य विधि के द्वारा ऐसे प्रतिदर्श का निर्माण किया जाता है उसे रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है। रैंडम सैम्पलिंग की परिभाषा देते हुए रेबर महोदय ने कहा है कि रैंडम सैम्पलिंग वह कार्यविधि है जिसके द्वारा ऐसे प्रतिदर्श का निर्माण किया जाता है जिसमें जनसंख्या की प्रत्येक घटना के सम्मिलित होने की समान संभावना रहती है। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से रैंडम सैम्पलिंग तथा सैंपल के बारे में निम्नलिखित बातें स्वतः स्पष्ट होती हैं। पहला, रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा जिस सैंपल का निर्माण किया जाता है उसे रैंडम सैंपल कहते हैं। रैंडम सैम्पलिंग पर आधारित रैंडम सैंपल में जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के चयन किए जाने की संभावना रहती है। रैंडम सैम्पलिंग से संबंध प्रतिदर्श का निर्माण जनसंख्या की ऐसी इकाइयों से होती है जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। एक अन्य विशेषता रैंडम सैम्पलिंग की यह है कि रैंडम सैम्पलिंग पर आधारित प्रतिदर्श वास्तव में जनसंख्या का वैध प्रतिनिधि होता है। स्पष्ट है कि रैंडम सैम्पलिंग में प्रतिदर्श का निर्माण जनसंख्या से इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक इकाई के सम्मिलित होने की पूरी संभावना रहती है। साथ ही साथ जनसंख्या की जो विशेषताएं होती हैं वह प्रतिदर्श में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं। अब प्रश्न यह है कि हाउ टू रैंडम सैंपल इज सेलेक्टेड। रैंडम सैंपल का चयन लॉटरी मेथड, सीक्वेंशियल लिस्ट मेथड और ग्रिड आदि मेथडों का उपयोग करके सैंपल का चयन किया जाता है। अब हम रैंडम सैम्पलिंग का एवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। यादृच्छ प्रतिदर्श का मूल्यांकन करने पर इसमें निम्नलिखित गुण देखने को मिलते हैं। पहला है
वैलिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन। रैंडम सैम्पलिंग अपने जनसंख्या का एक वैध प्रतिनिधित्व होता है, अर्थात यह अपनी जनसंख्या का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसमें जनसंख्या की सभी विशेषताओं के उपस्थित रहने की पूरी संभावना रहती है। रैंडम सैम्पलिंग की दूसरी प्रमुख गुण यह है कि यह फ्री फ्रॉम बायस अर्थात पक्षपात से मुक्त। इस प्रकार का सैंपल पक्षपात से मुक्त होता है। इसके चयन पर शोधकर्ता के पूर्वधारणा, विवेक, मानसिक वृत्ति आदि पक्षपातों का प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि प्रतिदर्श के लिए अपेक्षित संख्या में जनसंख्या से इकाइयों का चयन पूरी तरह से संयोग पर आधारित होता है। इसकी तीसरी गुण को अगर हम देखें तो इसमें असेसमेंट ऑफ सैम्पलिंग एरर का गुण भी पाते हैं, अर्थात प्रतिचयन अशुद्धियों का मापन इसमें आसानी से किया जा सकता है। प्रतिदर्श शुद्ध है या अशुद्ध है, इसके मापन के लिए कई प्रकार के सांख्यिकी मेथड जैसे मीन, मीडियन आदि सांख्यिकी विधियों की सहायता ली जाती है। चौथा गुण है एप्रोप्रिएट फॉर होमोजेनस पॉपुलेशन। रैंडम सैम्पलिंग समजातीय जनसंख्या के लिए उपयुक्त माना गया है, अर्थात जिसकी संरचनात्मक इकाइयों में समजातीयता का गुण पाया जाता है, वहाँ रैंडम सैम्पलिंग का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। एक अन्य गुण इस सैम्पलिंग में देखने को मिलती है वह यह है कि यह एप्रोप्रिएट फॉर मॉडरेट पॉपुलेशन अर्थात मध्यम जनसंख्या के लिए उपयुक्त। रैंडम सैम्पलिंग को मध्यम जनसंख्या के लिए उपयुक्त माना गया है, जिसका आकार ना तो अधिक लंबा होता है और न ही अधिक छोटा होता है। इन गुणों के अलावा रैंडम सैम्पलिंग में हाई रिलायबिलिटी का गुण भी मौजूद है, अर्थात रैंडम सैम्पलिंग पर आधारित प्रतिदर्श वास्तव में काफ़ी विश्वसनीय होते हैं। विभिन्न समयों में इस प्रतिदर्श द्वारा प्राप्त परिणामों में काफ़ी स्थिरता एवं संगति देखी जा सकती है। इसके अलावा रैंडम सैम्पलिंग में हाई वैलिडिटी अर्थात उच्च वैधता का गुण भी देख सकते हैं। रैंडम सैम्पलिंग द्वारा प्राप्त प्रतिदर्श में उच्च वैधता का गुण देखा जा सकता है।
क्योंकि यह अपनी जनसंख्या का वैध प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए इससे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आसानी से भविष्यवाणी की जा सकती है। इस तरह से रैंडम सैम्पलिंग में उपयुक्त कई गुण मौजूद हैं, लेकिन रैंडम सैम्पलिंग के साथ कई सीमाएं भी जुड़ी हैं, अर्थात इसकी उपयोगिता का क्षेत्र सीमित है। इसकी पहली सीमा है इनएप्रोप्रिएट फॉर हेटेरोजेनिक पॉपुलेशन, अर्थात विषम जातीय जनसंख्या के लिए रैंडम सैम्पलिंग अनुपयुक्त है। इस प्रकार के सैम्पलिंग का उपयोग वहाँ संभव नहीं है जिस जनसंख्या की संरचनात्मक इकाइयाँ विभिन्न स्वरूप की होती हैं। इसका दूसरा अवगुण है इनएप्रोप्रिएट फॉर वेरी लार्ज पॉपुलेशन, अर्थात बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए अनुपयुक्त। जहाँ पर जनसंख्या बहुत विशाल होती है, वहाँ रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा प्रतिदर्श का चयन करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसी जनसंख्या की इकाइयाँ बहुत अधिक होती है और उन इकाइयों की गणना करना एक कठिन कार्य है। दूसरा अवगुण है इनएप्रोप्रिएट फॉर एक्सटेंसिव पॉपुलेशन, अर्थात विस्तृत जनसंख्या के लिए अनुपयुक्त। इस प्रकार के रैंडम सैम्पलिंग का उपयोग जहाँ जनसंख्या की इकाइयों का फैलाव काफ़ी अधिक होता है, वहाँ इसका व्यवहार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जनसंख्या की संख्या को ठीक ठीक से निर्धारित करना एवं सूचीबद्ध करना एक कठिन कार्य है। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श का निर्माण करना संभव नहीं हो पाता है। इफेक्ट ऑफ बायस, यह अवगुण रैंडम सैम्पलिंग में स्पष्ट तौर पे देखी जा सकती हैं, अर्थात रैंडम सैम्पलिंग के निर्माण के लिए जनसंख्या से इकाइयों का चयन करते समय शोधकर्ता या निरीक्षक अपने व्यक्तिगत निर्णय या पसंद से प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण पक्षपात रहित प्रतिदर्श का निर्माण करना एक कठिन कार्य है। दूसरा अवगुण है प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़, व्यवहारिक कठिनाइयाँ। रैंडम सैम्पलिंग के दोषों की चर्चा करते हुए डेमिंग महोदय का कहना है कि रैंडम सैम्पलिंग की प्रक्रिया काफ़ी जटिल तथा कठिन प्रक्रिया होती है। इसमें काफ़ी समय और काफ़ी श्रम करना पड़ता है और इसके लिए एक प्रशिक्षित एवं अनुभवी मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है, जिसके कारण रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा प्रतिचयन का चयन एक कठिन कार्य है। इस तरह से हम देखते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग में कई दोष है, जिसके कारण यह पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं हो पाता है। अतः जहाँ जनसंख्या का स्वरूप अनुकूल हो, साथ ही साथ इस प्रतिदर्श का उपयोग दूसरे प्रकार के प्रतिदर्श का भी व्यवहार करके प्रतिचयन का प्रतिचयन यानी सैंपल का चयन किया जाना चाहिए।
धन्यवाद।